जरा सोचिए, एक ऐसी सेना जहां 90 साल के बुजुर्ग और 14 साल के किशोर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प छवि है ये, है ना? और उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है, वो किसी बॉर्डर या सरहद की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे हैरानी की बात है कि उनका दुश्मन किसी रडार पर नजर नहीं आता। बिल्कुल, मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म या किसी फैंटेसी नॉवेल का प्लॉट लगता है, पर आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस स्रोत को डिकोड कर रहे हैं वो कोई फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सेना किसी बाहरी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं बनी है। इसका मकसद मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे जटिल सिस्टम को हैक करना है, यानी हमारा अपना मानव मन। सही कहा आपने। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है वो ब्रह्मा कुमारीज का एक बेहद गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है, 25 मई 2026 की प्रातः मुरली। अक्सर जब हम इस तरह के आध्यात्मिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, तो लोग इसे बस कुछ नियमों या उपदेशों का पुलिंदा मान लेते हैं। हाँ, वो बस एक धार्मिक नजरिए से देखते हैं उसे। राइट। लेकिन जब मैंने इस टेक्स्ट की परतों को खोला तो जो सामने आया वो सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही सटीक, लगभग एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे ये दस्तावेज हमारे इंद्रियों के मनोविज्ञान को समझाता है, और वो जो कर्मातीत अवस्था है ना, यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां एक्शंस का कोई बोझ या इमोशनल बैगेज ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। देखिए, इस टेक्स्ट की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है वो इसका नजरिया है। इंसान की कमजोरियों को ये मॉरल जजमेंट के चश्मे से नहीं देखता। अच्छा, तो फिर कैसे देखता है? ये इसे एक सिस्टम एरर की तरह देखता है। मतलब ये बताता है कि कैसे हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख, ये लगातार हमारे अवचेतन मन को डेटा फीड कर रहे हैं, और कैसे यही डेटा हमारे विचारों और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। तो चलिए उस अदृश्य युद्ध क्षेत्र से ही शुरू करते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। टेक्स्ट में इसे रूहानी सेना या स्पिरिचुअल आर्मी कहा गया है। हाँ। अब देखिए, एक आम सेना में भर्ती होने के लिए ना फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है, उम्र की एक सीमा होती है, लेकिन इस रूहानी सेना में 14 साल से लेके 90 साल तक के लोग शामिल हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये लड़ाई शारीरिक ताकत की है ही नहीं। बिल्कुल, ये कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की लड़ाई है। और इस सेना का जो एकमात्र घोषित लक्ष्य है वो है माया पर जीत प्राप्त करना। सही बात है। अब माया शब्द सुनते ही ना मेरे दिमाग में पुरानी माइथोलॉजी आने लगती है, कोई राक्षस या कोई जादुई भ्रम। तो इस टेक्स्ट के संदर्भ में हमें माया को कैसे समझना चाहिए? अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो माया कोई जादुई राक्षस तो बिल्कुल नहीं है। माया असल में हमारे ही ब्रेन का वो डोपामीन ड्रिवन अटैचमेंट सिस्टम है जो हमें शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स में उलझा देता है। यानी वो चीजें जो हमें तुरंत खुशी देती हैं। हाँ, ये वो भ्रम है जो हमारे दिमाग को यकीन दिलाता है कि बाहरी चीजें जैसे पैसा, किसी का आकर्षण या कोई पद हमें स्थायी शांति दे सकते हैं। टेक्स्ट से प्रबल और दुस्तर कहता है। प्रबल और दुस्तर मतलब बहुत पावरफुल। बिल्कुल, क्योंकि बाहरी दुश्मन से लड़ना हमेशा आसान होता है। आपको पता है कि खतरा सामने से आ रहा है। हाँ, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन माया वो वायरस है जो हमारे अपने ही डिजायर्स और हमारे अपने ही विचारों का रूप लेकर हमारे भीतर काम करता है। ओहो। अब सोचिए, जब दुश्मन आपके ही ख्यालों की आवाज में बात कर रहा हो तो उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है ना। बाप रे, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अगर मैं इसे आज की मॉडर्न एनोलॉजी से समझूं तो ये किसी बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी तरह से एक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है। हमारा शरीर और मन एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है ये। और खतरा किसी बाहरी हैकर से उतना नहीं है जितना सिस्टम के अंदर पनप रहे उस मैलवेयर से है। एग्जैक्टली। और वो मैलवेयर है हमारी पुरानी आदतें, हमारे ट्रिगर्स और हमारी अपनी इंद्रियां। सही कहा। अब अगर समस्या हमारी इंद्रियों के इस नेटवर्क में है तो इनमें से लीडर कौन है? मतलब कौन सी इंद्रिय इस पूरे वायरस को हमारे दिमाग में सबसे आसानी से एंट्री देती है? अगर आप टेक्स्ट को पढ़ें तो इसका बहुत ही बेबाक और सीधा जवाब मिलता है, हमारी आंखें। आंखें। हाँ। न्यूरोलॉजी भी इस बात को मानती है। हमारा विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेरता है।
हम जो देखते हैं हमारा ब्रेन उसे सबसे तेजी से प्रोसेस करता है। टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आंखें सबसे बड़ी धोखेबाज हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही ग्राउंडेड उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक इंसान जिसकी अपनी पत्नी है वो भी किसी अन्य की खूबसूरती, उनके अच्छे श्रृंगार या यहां तक कि उनके गायन कला को देखकर आकर्षित हो जाता है। अरे वाह, गायन कला को देखकर भी। हाँ, क्योंकि यहां दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं है, ये वो दरवाजा है जहां से डिजायर यानी इच्छा अंदर प्रवेश करती है। और इसे साबित करने के लिए दस्तावेज में कुछ बहुत ही एक्सट्रीम ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे वो भक्त सूरदास का उदाहरण। हाँ, जिन्होंने अपनी आंखें निकाल दी थी। बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्होंने दुनियावी आकर्षणों से खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें ही फोड़ ली थीं। या फिर सन्यासियों का वो तरीका जहां वे महिलाओं को अपने पीछे बिठाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ मैं इस बात को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। क्या सिर्फ शारीरिक आंखें बंद कर लेना कोई सस्टेनेबल या प्रैक्टिकल तरीका है? आप सही कह रही हैं। मतलब हम कोई 15वीं सदी में तो जी नहीं रहे कि पहाड़ों पर जाकर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं। और अगर इंसान सूरदास की तरह आंखें फोड़ भी ले या सन्यासी की तरह आंखें बंद कर ले, तब भी तो वो अपने दिमाग के अंदर अपनी कल्पनाओं में भटक सकता है ना। हाँ, वो ख्यालों में तो जा ही सकता है। तो क्या समस्या सच में सिर्फ विजुअल इनपुट में है? ये आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है और टेक्स्ट इसी बात को एक बहुत गहरे स्तर पर एड्रेस करता है। आंखें बंद कर लेना या दुनिया से कट जाना पलायनवाद है, सॉल्यूशन नहीं। जो उदाहरण दिए गए हैं वे केवल इस बात की गंभीरता को दर्शाने के लिए हैं कि दृष्टि का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। अच्छा, तो फिर असल समस्या क्या है? असल में हमारी आंखें एक फिशिंग ईमेल की तरह काम करती हैं। फिशिंग ईमेल, ये कैसे? देखिए, बाहर से सब कुछ बहुत आकर्षक और हानि रहित लगता है, किसी की सुंदरता, किसी का आकर्षण, लेकिन जैसे ही आप उस विजुअल स्टिमुलस पर क्लिक करते हैं, ओहो, यानी उसे अपने ख्यालों में जगा देते हैं, उसे एंजॉय करने लगते हैं, तो वो वासना या लालच का मैलवेयर आपके पूरे मेंटल सिस्टम को करप्ट कर देता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए टेक्स्ट शारीरिक आंखों को फोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि दृष्टि के पीछे काम करने वाली वृत्ति को बदलने की बात करता है। वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड? बिल्कुल। तो ये मैलवेयर काम कैसे करता है और इससे बचने का एंटीवायरस क्या है? टेक्स्ट एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल देता है। ये कहता है कि अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाओ। आत्मिक दृष्टि, इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? व्यवहारिक तौर पर इसका मतलब है हर किसी को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी यानी आध्यात्मिक भाई या बहन की दृष्टि से देखना। भाई बहन की दृष्टि। अब इसे सिर्फ एक धार्मिक नियम की तरह मत देखिए। ये इंसान के बायोलॉजिकल अट्रैक्शन मैकेनिज्म को बाईपास करने का एक तरीका है। बाईपास करने का? वो कैसे? जब आप किसी को कॉन्शियसली एक आत्मा या एक भाई बहन के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका ब्रेन उस इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देता है। अरे हाँ, आप उनके फिजिकल अपीयरेंस से ट्रिगर ही नहीं होते। एग्जैक्टली। ये आपके सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्रामिंग करने जैसा है, जहां आपने उस फिशिंग लिंक को एक सेफ जोन में डाल दिया है। ये रीप्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आजकल की आपाधापी में जब हम रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है। तो उस रीप्रोग्रामिंग को मेंटेन कैसे रखा जाए? और यहीं पर इस टेक्स्ट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, पोतामिल। हाँ, पोतामिल। ये मूल रूप से आत्मनिरीक्षण का एक दैनिक बही खाता या डायरी है। टेक्स्ट कहता है कि रोज अपनी डायरी में लिखो कि आज किस इंद्रिय ने मुझे धोखा दिया। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ कैजुअल जर्नलिंग नहीं है, ये एक रिगरस कॉग्निटिव ऑडिट है। ऑडिट? हाँ। टेक्स्ट कहता है कि अगर दृष्टि भटकी है तो खुद को सजा दो, जैसे पुराने जमाने में लोग ध्यान भटकने पर खुद को चुटकी काटते थे ना। हाँ, वो फिजिकल पेन देने वाला तरीका। बिल्कुल, ताकि फिजिकल पेन से ब्रेन को एक सिग्नल मिले कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, अटेंशन वापस लाओ। आज के संदर्भ में ये एक प्रकार का न्यूरोप्लास्टिक इंटरवेंशन है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो ऑटो पायलट पर न चले। ये ना मुझे आज के मॉडल हैबिट ट्रैकर एप्स की याद दिलाता है, या फिर जैसे कॉर्पोरेट दुनिया का फाइनेंशियल ऑडिट होता है। सही कहा, जैसे एक
चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के अकाउंट्स में एक एक रुपए का हिसाब खोजता है कि लीकेज कहाँ है, बिल्कुल वही चीज। लेकिन यहाँ हम पैसों का नहीं बल्कि अपनी अटेंशन इकोनॉमी का ऑडिट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मेरी मानसिक ऊर्जा कहाँ खर्च हुई, हाँ, हमारा ध्यान कहाँ गया। लेकिन इस ऑडिट वाले हिस्से में ना एक बात है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। इसमें मुख के धोखे का भी जिक्र है और एक बहुत ही कड़ा वाक्य इस्तेमाल किया गया है, कख का चोर सो लख का चोर। यानी एक तिनके की चोरी और लाखों की चोरी बराबर है। राइट। टेक्स्ट उदाहरण देता है कि अगर कोई यज्ञ से यानी आध्यात्मिक संस्था से छिपाकर कुछ खाता है तो वो भी एक बड़ी चोरी है। बिल्कुल। आप सोचिए, किसी ने छुपकर एक सेब या बिस्किट खा लिया तो उसे लाखों का चोर कहना थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता क्या? सतह पर देखने में ये जरूर एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी को समझे ना तो ये पूरी तरह से सटीक है। अच्छा, वो कैसे? हमारा ब्रेन अमाउंट यानी मात्रा को प्रोसेस करने से पहले एक्शन को प्रोसेस करता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब आप एक छोटी सी चोरी करते हैं या एक छोटा सा झूठ बोलते हैं तो आपका ब्रेन ठीक उन्हीं न्यूरल पाथवेज का इस्तेमाल करता है जो एक बहुत बड़े फ्रॉड के समय इस्तेमाल होते हैं। अरे बाप रे! तो जब आप सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं ये छोटी सी चीज ले लेता हूं, तो आप असल में उस चीज को नहीं ले रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ? आप अपनी इंटेग्रिटी यानी अपनी ईमानदारी के बैरियर को तोड़ रहे हैं। ओहो, मतलब बात उस सेब या बिस्किट की है ही नहीं, बात उस साइकोलॉजिकल बैरियर के टूटने की है। एग्जैक्टली। आपने एक बार अपने जमीर से समझौता करना नॉर्मलाइज कर लिया तो अगली बार वो समझौता और बड़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पोतामेल या ऑडिट इसी बात को पकड़ने का टूल है। नर से नारायण बनने का जो मर्तबा टेक्स्ट में बताया गया है ना, यानी एक साधारण इंसान से अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का सफर, हाँ, वो इन्हीं छोटी छोटी आदतों पर टिका है। एक राजा यानी जो स्वयं का मालिक है और एक प्रजा जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। इन दोनों के बीच का अंतर नॉलेज का नहीं है, दोनों को पता है क्या सही है। अंतर इस बात का है कि किसने अपनी इंद्रियों और अपनी नियत पर कितनी बारीकी से कंट्रोल किया है। बिल्कुल। छिपाकर खाना सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि इंसान के अंदर अभी भी लालच या बेईमानी का सूक्ष्म अंश बाकी है। और यहीं से ना ये टेक्स्ट हमें फिजिकल एक्शन से निकालकर एक पूरी तरह से नए और बहुत गहरे डायमेंशन में ले जाता है। हाँ। अभी तक हम बाहरी इंद्रियों, आंख, मुख, कर्म की बात कर रहे थे, लेकिन टेक्स्ट इसके बाद सूक्ष्म पवित्रता की बात करता है। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इसके वरदान वाले हिस्से में एक शब्द आता है, संपूर्ण फर्माबरदार। हाँ। और इसकी परिभाषा पता है क्या दी गई है? बताइए। वो जिसके संकल्पों में यानी विचारों में भी अशुद्धता न हो। कहा गया है कि अगर कोई पुराना अशुद्ध विचार सिर्फ टच भी कर जाए तो उसे संपूर्ण वैष्णव नहीं मानेंगे। मतलब एक्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर दिमाग में एक फ्लैश भी आ गया ना तो आप फेल हैं। ये तो एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड लगता है। इंसान रैंडम विचारों को कैसे रोक सकता है? ये वाकई में इस पूरे दर्शन का सबसे ऊंचा मापदंड है। इसे ही कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ना कहते हैं। कर्मातीत अवस्था। हाँ, कर्मातीत का मतलब है कर्मा प्लस अतीत, यानी अपने ही कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। मॉडर्न टर्म्स में इसे हम जीरो इमोशनल डेट या कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कह सकते हैं। जब हम बाहरी तौर पे गलत काम करना छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ पहला कदम है, वो सिर्फ बिहेवियरल कंट्रोल है। राइट, वो तो बाहर की बात हुई। लेकिन हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस में सालों के पुराने संस्कार, पुरानी यादें और आदतें स्टोर होती हैं। हाँ, जो अचानक से ट्रिगर हो जाती हैं। बिल्कुल। जब तक वे अंदर मौजूद हैं, वे कभी भी ट्रिगर होकर विचारों के रूप में बाहर आ सकती हैं। एक अशुद्ध विचार का टच होना यह बताता है कि अंदर का सर्वर अभी भी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। संपूर्ण वैष्णव होने का मतलब है उस डीप क्लीनिंग प्रोसेस को पूरा करना, जहां आपका माइंड सिर्फ वही सोचे जो आप कॉन्शियसली सोचना चाहते हैं। लेकिन चलिए इसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं। हाँ, बताइए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ निंदा है, टॉक्सिक वर्क स्पेस है, सोशल मीडिया पर तो हर वक्त आउटरेज रहता है। बिल्कुल, लोग आपको उकसाने के लिए ही बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे माहौल में कोई इंसान अपने विचारों को इतना क्लीन कैसे रख सकता है? कोई एकरस यानी अनशेकेबल कैसे रह सकता है? इस चुनौती से निपटने के लिए ही दस्तावेज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, कर्मयोगी और साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर स्टेट। हाँ, परमयोगी वो है जो इस दुनिया में रहता है,
सारे कर्म करता है, लेकिन उन कर्मों के फल या आसपास की टॉक्सिसिटी से खुद को अछूता रखता है। पर ये होता कैसे है प्रैक्टिकली? इसे समझने के लिए टेक्स्ट दुनिया को एक विशाल नाटक या वर्ल्ड ड्रामा का रूपक देता है। मान लीजिए आप एक थिएटर में प्ले देख रही हैं। मंच पर एक एक्टर बहुत ही क्रूर विलेन का रोल कर रहा है, तो क्या आप उस एक्टर से नफरत करने लगती हैं? क्या आप स्टेज पर जाकर उससे लड़ने लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहा है, स्क्रिप्ट में उसका रोल ही वही है। राइट। मैं तो सिर्फ एक ऑडियंस हूं ना। ठीक यही मानसिकता रियल लाइफ में अप्लाई करनी है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो मैं उससे लड़ूं नहीं, उसके ट्रैप में फंसकर गुस्सा करने के बजाय उसे एक साक्षी या दर्शक की तरह देखें। आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति अपने पुराने संस्कारों और अपने पाठ के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा है। वाओ। बल्कि रहमदिल बनो। रहमदिल यानी कंपैशनेट। हाँ, उसके प्रति दया की भावना रखो कि वो अपनी ही कमजोरियों का गुलाम है। ये पॉइंट ना मुझे बहुत हिट किया, क्योंकि आमतौर पर हम दया या रहम को एक मॉरल हाई ग्राउंड या इंसान की कमजोरी की तरह देखते हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं दया करना मतलब कमजोर होना। हाँ, लेकिन यहाँ ये एक टैक्टिकल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब जब आप सामने वाले के क्रोध या नफरत का जवाब दया से देते हैं, तो आप असल में उसे अपनी एनर्जी हैक करने से रोक रहे हैं। आप अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैंने गुस्सा किया मतलब उसने मुझे कंट्रोल कर लिया। अगर मैंने दया की मतलब मैं अपनी एकरस अवस्था में स्थिर रही। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। और मैं बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाने वाला जो फ्यूल है ना, उसका जिक्र टेक्स्ट के स्लोगन में किया गया है। हाँ, वो स्लोगन जो अंत में आता है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना। ये सिर्फ एक शब्द का उच्चारण नहीं है, ये एक गहरे समर्पण की बात है। मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। हाँ, जब इंसान उस सुप्रीम पावर या आध्यात्मिक पिता के साथ एक गहरा प्रेमपूर्ण संबंध जोड़ लेता है, तो ये सारा डिसिप्लिन, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, पोतामेल रखना, साक्षी बनना, ये सब एक बोझ नहीं लगता। फिर तो ये बहुत नेचुरल हो जाता होगा। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। डर से आप खुद को कुछ दिन रोक सकते हैं, लेकिन गहरे प्रेम और कनेक्शन से ही असली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्या बात है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे ना, तो ये दस्तावेज हमें एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन चुनौतीपूर्ण मार्ग दिखाता है। बहुत चुनौतीपूर्ण। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के बारे में नहीं है। ये अविनाशी वर्षा यानी उस अल्टीमेट स्टेट ऑफ बीइंग को प्राप्त करने की मेहनत है, जिसे यहाँ सतयुग या लक्ष्मी नारायण जैसी स्थिति कहा गया है। हाँ, जो इंसान के एवोल्यूशन का हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, एक आखिरी पॉइंट है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा पॉइंट? टेक्स्ट के अंत में इस ज्ञान को फैलाने के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये संदेश सबको देना है, सभी भाषाओं में पर्चे छापने हैं, अखबारों में डालना है, और यहाँ तक कि एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने हैं। हाँ, ये बहुत ही अनोखा निर्देश है। मतलब एरोप्लेन से पर्चे गिराना, ये तो युद्ध के समय किया जाता है ना। और यही बात इस टेक्स्ट की अर्जेंसी को साबित करती है। ये सिर्फ चंद लोगों के एकांत में बैठकर ध्यान करने का विषय नहीं है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने का रूपक ये बताता है कि ये ग्लोबल अलार्म बेल है। समय बीत रहा है और इंसानियत जिस दिशा में जा रही है, वहां ये स्वयं पर विजय का संदेश हर किसी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें तो किसी ने जगाया ही नहीं। बिल्कुल, ये उस आध्यात्मिक सत्ता की पूरी मानव जाति के प्रति एक तड़प है। दुनिया को और खुद को देखने पर मजबूर करता है। बाहरी सरहदों पर चल रहे युद्धों के बीच उस अदृश्य आंतरिक युद्ध को पहचानने की कला, अपने ध्यान और इंटेग्रिटी के उस सूक्ष्म बही खाते को ऑडिट करने की जरूरत। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर सोचने वाली बात यह है, बताइए, अगर इंसानी जीवन हमारे छोटे छोटे कर्मों, हमारे दृष्टि और हमारे विचारों का एक सूक्ष्म बही खाता है, तो हम सभी की जिंदगी में ऐसी कौन सी अनदेखी आदतें या माइक्रो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं जो बिना हमारे जाने एक साइलेंट वायरस की तरह हमारी आंतरिक शांति को चुरा रहे हैं? ये तो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए खुद के अंदर झांकने का और अपना पोतामेल चेक करने का समय है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली चर्चा में एक नए स्रोत और एक नई खोज के साथ।